everyone, welcome back to our video. Yesterday we have seen Commerce 5, that is marketing, its syllabus and the question paper pattern. Also we have seen few contents of the chapters. So today we are going to start with the introduction of marketing, definition as well as few nature and features of marketing. So to start with our today's video, let's start with the concept marketing. क्या लगता है मार्केटिंग उतना इम्पोर्टेंट है हर एक बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए? क्या बिना मार्केटिंग के हर कंपनी एग्जिस्ट कर सकता है मार्केट्स में? क्या वो सरवाइव कर सकता है? क्या प्रॉफिट्स अर्न कर सकता है? क्या अपने कॉम्पिटिटर्स को कंपटीशन दे सकता है? वेल, इन सब का आंसर है बुक्स में। बुक्स में हम लोग अगर रेफर करेंगे और रियलिटी के साथ जब हम उसे कंपेयर करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि मार्केटिंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज के मॉडर्न वर्ल्ड में। अब वो स्मॉल स्केल बिजनेस हो या लार्ज स्केल बिजनेस हो, अगर बिना मार्केटिंग के वो अगर अपना बिजनेस को रन करने का सोचेगा तो उसके लिए वो इम्पॉसिबल होगा, लॉसेस फेस करना होगा और उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बिजनेस वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए। इसीलिए हम ये बिलीव रखते हैं कि मार्केटिंग जो है वो हर एक टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। और ये जो रोल है दैट इज मार्केटिंग या ये जो फंक्शन है ये हर एक बिजनेस एंटरप्राइजेस में कौन कैरी ऑन करता है? वो है, उसके लिए हम लोग ने एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया है। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कुछ कुछ काम के लिए एक स्पेशल यूनिट या एक स्पेशल डिपार्टमेंट को डेवलप करता है। सो जैसे मार्केटिंग एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसीलिए हमने इस फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ही हम लोग ने एस्टैब्लिश किया है कंपनीज में। तो हर वो कंपनी, भले वो स्मॉल स्केल हो या लार्ज स्केल हो, हर कंपनी ने अपने ही अंदर एक डिपार्टमेंट को लोग ने क्रिएट किया है, दैट इज मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ताकि ये डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस रखे और वो है मार्केटिंग एक्टिविटीज के ऊपर। बट एग्जैक्टली मार्केटिंग एक्टिविटीज ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है? वेल, मार्केटिंग जो है एक ऐसा एक्टिविटी है जहां पे हम लोग जो गुड्स है जो कंपनी बना रहा है उसे वो डिलीवर कर रहा है अपने कस्टमर को और कस्टमर को सेटिस्फाई करने का कोशिश कर रहा है। सो वो हर एक्टिविटी जो भी कंपनी अंडरटेक कर रहा है जिससे कंपनी प्रोडक्ट को डेवलप करने से लेके कंपनी कस्टमर को डिलीवर करने तक, वो सारे एक्टिविटीज को हम लोग मार्केटिंग बोलते हैं। सो इसीलिए एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग डिपार्टमेंट को हम लोग हैंड ओवर कर रहे हैं। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि कंपनी के बिहाफ में वो मार्केट में प्रोडक्ट्स का डिमांड को क्रिएट करना। जब तक प्रोडक्ट्स का मार्केट में डिमांड क्रिएट नहीं होगा हम लोग प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि प्रोडक्शन नहीं कर सकते। प्रोडक्शन होगा तो ही सेल्स होगा, तो ही कंपनी को प्रॉफिट्स होगा। तो इन सब का जो लिंक्ड है वो किससे लिंक्ड है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट से। क्या लगता है एक एफिशिएंट मार्केटिंग से कंपनी के लिए क्या क्या फायदा हो सकता है? तो हम देखते हैं कि जब अगर एक प्रॉपरली मार्केटिंग को अगर हमने कंटिन्यू किया कंपनी में तो हमें क्या क्या फायदा और कंपनी को क्या क्या गेन हो सकता है। फर्स्ट है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर हम बात करें, कस्टमर जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा कंपनी का एक्चुअली मार्केटिंग का पर्पस सॉल्व नहीं होगा। कंपनी बोलता है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक सोल ऑब्जेक्टिव है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना। अब कस्टमर कब सेटिस्फाई होता है? कंपनी के थ्रू जो कंपनी ने प्रोमिसेस किया है कि वो सर्विसेज में ऐड करके प्रोडक्ट के साथ अटैच करके कस्टमर को प्रोवाइड करेगा, अगर वो सारे प्रोमिसेस कस्टमर के लिए कंप्लीट होते हैं तब जाके कस्टमर बोलता है कि वो सेटिस्फाइड है। सो ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ही काम है कि वो मार्केटिंग एक्टिविटीज के थ्रू वो हर एक कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा। जितना ज्यादा वो कस्टमर सेटिस्फाई होगा कंपनी के लिए वो उतना ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट एज वेल एज एसेट बनता जाएगा। फ्यूचर में कभी भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा, सेटिस्फाइड कस्टमर हमेशा कंपनी के साथ ही होगा, उनके प्रोडक्ट्स के साथ। प्रॉपर मार्केटिंग अगर हम लोग करेंगे तो मेरे हिसाब से एंड बुक्स के हिसाब से अगर जाएंगे तो कॉर्पोरेट इमेज एनहांस होगा। और इसे प्रूव करने के लिए अगर हम रियलिटी में चले जाते हैं तो ये प्रूव हो चुका है कि प्रॉपर मार्केटिंग से कंपनी का इमेज जो है वो एनहांस दैट इज इंप्रूव होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, कैडबरी। कैडबरी एक वेरी वेल नोन चॉकलेट ब्रांड है हमारे इंडिया का। अगर हम इसके एडवर्टाइजमेंट्स पे ध्यान दें
मार्केटिंग एक्टिविटीज पे ध्यान दे, तो इसने वो हर एक एक्टिविटी को टारगेट किया है और प्लान तरीके से उसे आगे लेके गया है। और उसी रीजन से शायद मैं ये बोल सकता हूँ कि इंडिया में जो भी अगर चॉकलेट के बारे में सोचता है तो कैडबरी के बारे में सबसे पहला प्रेफरेंस, या फिर मैं बोल सकता हूँ पहला थॉट उसको कैडबरी के बारे में ही आता है। तो मेरे हिसाब से तो कॉर्पोरेट इमेज क्यों एनहांस हुआ कैडबरी ब्रांड का, मे बी उसके मार्केटिंग एक्टिविटी। सो मार्केटिंग एक्टिविटीज पे ध्यान दो तो कॉर्पोरेट इमेज एनहांस होगा। कॉर्पोरेट इमेज को और मैं एलॉबरेट करूं तो बस मैं इतना ही बोलूंगा कि कॉर्पोरेट इमेज का मतलब होता है कंपनी का इमेज, कंपनी का रेपुटेशन। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट्स में, आज के वर्ल्ड में, आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। एक और जो मार्केटिंग अगर एफिशिएंटली करेंगे तो हमें फायदा क्या होगा, कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए। आज हर प्रोडक्ट को अपने आप को प्रूव करने के लिए अलग अलग कॉम्पिटिटर्स को बीट करना होता है, और कंपटीशन में रहने के लिए कंपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट को यूज करता है, वो है मार्केटिंग एक्टिविटीज को। मार्केटिंग एक्टिविटीज को कैरी ऑन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी हो सकता है, वो एडवर्टाइजमेंट भी हो सकता है, डिमांड क्रिएट करना, सरवाइव करना मार्केट में, ये सब मार्केटिंग हमें हेल्प करता है। जैसे कि effective advertisement of Cadbury company is one of the important tool of the company to remain in the competition. धीरे धीरे कैडबरी कंपनी ने वो हर एक चॉकलेट ब्रांड को इतना टफ कंपटीशन दिया है कि आज कोई भी कंपनी उसके अगेंस्ट में स्टैंड होने के लिए बहुत बार सोचता है। तो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या बन जाता है हमारे कंपनी के लिए, वो है मार्केटिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। वेल, मार्केटिंग के थ्रू हम अपने कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हैं। पहले जमाने में हमारे पास इतना अच्छा कोई मार्केटिंग टेक्निक्स नहीं था जिससे हम कस्टमर के साथ कांटेक्ट में रह सके। तो ये रीजन की वजह से बहुत सारे कस्टमर्स को कंपनी के फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर प्रोडक्ट्स या प्रोमिसेस या सर्विसेज के बारे में कुछ पता नहीं होता। बट आज टेक्नोलॉजी की वजह से एंड डिफरेंट टेक्निक्स की वजह से हर कंपनी अपने कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप करने में सक्सेसफुल रहा। वो हो सकता है ईमेल्स के थ्रू, वो हो सकता है कि रेगुलर या कंटिन्यूस मोड में एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो अपने कस्टमर के साथ हमेशा टच में रहता है। कोई भी नया प्रोडक्ट आया, कोई भी नया फीचर ऐड अप हुआ, वो कस्टमर को इंटीमेट करता है। कोई भी आफ्टर सेल सर्विस हो, वारंटी हो या गारंटी, वो इनके थ्रू भी एटलीस्ट क्या करता है, अपने कस्टमर के साथ क्या करता है, वो टच में रहता है। अगर एक कंपनी ने सक्सेसफुल कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर लिया कस्टमर के साथ, तो ये हो सकता है कि कंपनी हमेशा सक्सेसफुल रहे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। प्रॉपर मार्केटिंग हो तो हम ब्रांड इमेज को भी हम लोग डेवलप कर सकते हैं मार्केट में। अब ये ब्रांड इमेज क्या है? ब्रांड इमेज मतलब हमारे प्रोडक्ट का मार्केट में रेपुटेशन के माइंड में एक ही चीज आता है कि वन ऑफ द सक्सेसफुल एंड वन ऑफ द फेमस नूडल्स ब्रांड इन इंडिया, दैट इज नेस्ले मैगी। आज हम देख सकते हैं इसका ब्रांड इमेज इतना डेवलप हो चुका है कि लोग इसके ऊपर ब्रांड ट्रस्ट करते हैं इस ब्रांड के ऊपर। और साथ ही साथ जैसे ही ब्रांड इमेज इतना डेवलप हो चुका है तो इसका ब्रांड वैल्यू भी मार्केट में बहुत ज्यादा है। इसे कोई कंपटीशन देने के लिए जल्दी आगे आता नहीं, कुछ भी हो जाए, बट ये ब्रांड आज मार्केट में सक्सेसफुली रेजिस्ट कर रहा है और मार्केट में कंपटीशन एक बहुत बड़ा कंपटीशन बन के बैठा है। दूसरा आ जाते हैं ब्रांड लॉयल्टी। एग्जांपल वही लेते हैं नेस्ले मैगी का। कुछ महीनों पहले ब्रांड जो मैगी है उसके ऊपर बैन लग गया था, बहुत लॉसेस हुआ, बट उसने जब कमबैक किया तो ब्रांड लॉयल्टी प्रूव हो गया। जैसे ही कमबैक किया, पहले दिन ही मैगी ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स को रिकॉर्ड किया कि इतने दिन बैन होने के बाद भी लोगों ने उसके ऊपर का भरोसा कभी नहीं हटाया, और जैसे री इंट्रोड्यूस हुआ लोगों ने फिर मैगी ब्रांड को खरीदना चालू कर दिया। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि जब मैगी पहले जब एग्जिस्ट करता था क्रॉप बैन होने से पहले, तो मैगी ने इतना अच्छा एफिशिएंटली मार्केटिंग अपने ब्रांड का किया कि कस्टमर उसके ब्रांड लॉयल बन चुके हैं। इस रीजन की वजह से कंपनी अगर टफ सिचुएशंस में भी था तो उसको कम बैक करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगा बिकॉज ऑफ हिज कस्टमर्स। Moving ahead, the last we can say the important element that we can see due to efficient marketing is our business expansion. Business expand होगा अगर कंपनी के पास मॉनेटरी रिटर्न्स अच्छा होगा। प्रॉफिट्स कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट्स होगा तो ही कंपनी क्या कर सकता है, बिजनेस को एक्सपांड कर सकता है। एंड प्रॉफिट्स डायरेक्टली लिंक्ड है कंपनी का सेल्स से, और सेल्स डायरेक्टली लिंक्ड है मार्केटिंग से। जितना एफिशिएंटली मार्केटिंग होगा उतना ही सेल्स इंप्रूव होगा, सेल्स इंप्रूव हुआ तो फिर प्रॉफिट्स भी इंप्रूव होगा।
अब और ये सब अगर हम लोग नोट डाउन करेंगे तो इससे एक चीज तो पक्का है, कंपनी अपने बिजनेस को क्या करेगा, एक्सपांड करने का कोशिश करेगा। या तो वो नया प्रोडक्ट मार्केट में लाएगा, या तो वो अपने बिजनेस एंटरप्राइजेस को अलग अलग रीजन्स में ओपन करने का कोशिश करेगा, या कोई और तरीके से अपना बिजनेस को एक्सपांड करने का ट्राई करेगा। सो मार्केटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम ध्यान दें तो मैं कुछ ब्रांड्स का नाम यूज करूंगा, जिसका अगर हम लोग मार्केटिंग एक्टिविटीज पे ध्यान दें तो वो मार्केटिंग एक्टिविटीज के ही वजह से आज शायद से वो इंडिया के लीडिंग ब्रांड्स हैं। जैसे कि अमूल डेयरी प्रोडक्ट्स के मामले में इंडिया में लीड ऑन कर रहा है। उसे टफ कंपटीशन बहुत से मिलता है, बट स्टिल वो सक्सेसफुल है। आज वो एशिया का सबसे बड़ा मिल्क ब्रांड बन चुका है। रेमंड जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा जायंट कंपनी है, उसके क्वालिटी, उसके एडवर्टाइजमेंट, उसके अलग अलग मार्केटिंग एक्टिविटी की वजह से आज वो भी एक लीडिंग ब्रांड है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। नेस्ले, मैगी, कैडबरी, इन सब ने अलग अलग मार्केटिंग टेक्निक्स और एक्टिविटीज के थ्रू अपने ब्रांड्स को बहुत अच्छे से मार्केट में एस्टैब्लिश किया है। एंड इसे एक लॉन्ग रेस में अगर हम लोग देखेंगे तो ये ब्रांड्स एग्जिस्ट करेंगे। इन्हें नीचे लाना या फिर इनके सेल्स को गिराना इम्पॉसिबल। सो ये था मार्केटिंग, जिसे मैं बोल सकता हूँ कि ऑल द एक्टिविटीज व्हिच आर इंक्लूडेड फॉर delivering the goods to the customer from the company's end is known as marketing. That is warehousing, distribution channel, advertising, everything includes marketing. So let's see the definition of marketing. There are two definitions importantly that we can consider for preparing for the examination. So let's see the first definition that is given by the Chartered Institute of Marketing, UK. Marketing is the management process of identifying, anticipating, and satisfying customers' requirement profitably. Well, there is a policy called as win-win policy. That means even we are winning at the same point, the other party is also winning. So marketing is a concept where we are identifying the requirement of the customer. हम कस्टमर के एक्सपेक्टेशन और रिक्वायरमेंट्स को जान रहे हैं, या फिर हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि क्या रिक्वायरमेंट हो सकता है कस्टमर का। उस हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं और ट्राई करेंगे कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने का, और उसी से हमारा भी प्रॉफिट्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो मतलब कस्टमर भी सेटिस्फाई हो रहा है और हमारा भी प्रॉफिट्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इट्स अ विन विन policy, and I can clearly state this one thing, that marketing will help us to satisfy our customer as well as to increase the profits of our company. एक और डेफिनेशन है जो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने स्टेट किया है, वो डेफिनेशन कुछ है। मार्केटिंग इज द एक्टिविटी, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, delivering and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners and society at large. So ये एक ऐसा एक्टिविटी है ओवरऑल, अगर मैं बात करने जाऊं, जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लोगों मार्केट में डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, लोगों को गुड्स डिलीवर कर रहे हैं, लोगों के साथ एक्सचेंज ट्रेड में आ रहे हैं, जहां पे हम उनसे मॉनेटरी रिटर्न्स के रिटर्न में हम उनको प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रहे हैं, और कस्टमर को एक वैल्यूड प्रोडक्ट डिलीवर करके हम क्या कर रहे हैं, उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं, एंड एज वेल एज हम लोग प्रॉफिट्स भी अर्न कर रहे हैं। सो ये था हम लोग के दो डेफिनेशन व्हिच वाज गिवन बाय इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेचर एंड फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। टुडे वी विल बी कवरिंग ओनली फ्यू नेचर एंड फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज सिस्टमैटिक प्रोसेस। वेल, मार्केटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जहां पे कुछ मार्केटिंग मिक्स को हम लोग को यूज करना है। Marketing mix क्या है? There are 7 P's of marketing, but we have to study only about the 4 P's of marketing: product, price, place and promotion. Well, जब भी हम लोग मार्केटिंग का बात करेंगे, हमें इन P's के बारे में भी बात करना है। तो सबसे पहले हम लोग जब प्रोसेस स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग का, तो हमें पहले प्रोडक्ट के बारे में बात करना है। प्रोडक्ट को हम लोग को डिजाइन करना है, बट डिजाइन करने से पहले हमें हमारे कस्टमर्स के लिए कस्टमर का एक्सपेक्टेशन जानना है, क्योंकि प्रोडक्ट्स हम लोग हमारे लिए नहीं बना रहे, प्रोडक्ट्स हम लोग हमारे कस्टमर्स के लिए बना रहे हैं। उनका रिक्वायरमेंट्स, उनका एक्सपेक्टेशंस जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनके एक्सपेक्टेशन एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हमें प्रोडक्ट को डिजाइन करना है एंड डेवलप करना है।
प्रोडक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एंड प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्लूड्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत कंफ्यूजन है बट हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में कवर करेंगे कि हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर कवर्ड अंडर अ सिंगल कंसेप्ट दैट इज प्रोडक्ट। एक बार जैसे ही हमने प्रोडक्ट को डेवलप कर दिया हम लोग आगे बढ़ेंगे दैट इज प्राइस के तरफ। प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम लोग सेल्स के बारे में बात करते हैं। हम बहुत बार ऐसा भी देखते हैं कि प्राइस सुन के कस्टमर पीछे चले जाता है और वो प्रोडक्ट को खरीदता ही नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि कभी कभी प्रोडक्ट और प्राइस दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। प्राइस बहुत ज्यादा ही स्टेट कर दिया है, उस रीजन की वजह से कस्टमर कभी भी प्रोडक्ट खरीदता नहीं। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट प्राइसिंग हैज बीन डन एफिशिएंटली अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट, राइट प्राइस हैज बीन सेट। प्राइस एक वो एलिमेंट है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज प्रोसेस को इनिशिएट कर रहे हैं, सेल्स को हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। प्रोडक्ट डेवलप हो गया, प्रॉपर प्राइस सेट कर दिया, बट जब तक हम लोग कस्टमर को अवेयर नहीं करवाएंगे हमारे प्रोडक्ट के बारे में, तब तक कस्टमर को मालूम ही नहीं चलेगा कि मार्केट में कोई सो एंड सो नाम का प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। इसीलिए कंपनी को प्रमोशन करना पड़ेगा। प्रमोशन अलग अलग तरीकों से हम लोग कर सकते हैं। डिजिटल मोड भी हम लोग ऑप्ट कर सकते हैं एंड नॉन डिजिटल मोड भी हम लोग ऑप्ट कर सकते हैं। डिस्काउंट्स दे सकते हैं, ऑफर्स दे सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग हमारे ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं मार्केट में। आज सिर्फ प्रोडक्ट्स में हम लोग प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम लोग वो हर एक सर्विसेज को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट को अवेलेबल करें, तो हमारे पास बहुत सारे चैनल्स हैं। हम लोग आज ऑनलाइन मीडियम के थ्रू भी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, दैट इज हम लोग ने एक नया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है, दैट इज ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू। तो हम लोग ऑफलाइन में भी गुड्स बेच रहे हैं, यानी कि हम लोग ऑनलाइन भी गुड्स अवेलेबल रख रहे हैं और ऑफलाइन में भी गुड्स अवेलेबल रख रहे हैं। किसी भी तरीके से कंपनी को ये ट्राई करना है कि उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम तरीके से मार्केट में वो अवेलेबल रहे। जितना ज्यादा मार्केट में अवेलेबल होगा प्रोडक्ट, उतना ही ज्यादा सेल्स बढ़ेगा। तो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसका, कंपनी का, कि कैसे भी करके प्रोडक्ट को मार्केट में ऑफर करना, और जो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग का, उन्हें कस्टमर सेटिस्फाई करना। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कंपनी के जो मार्केटिंग के थ्रू कंपनी अचीव करता है। इस पॉइंट को और भी ज्यादा अगर हम लोग एक्सप्लेन करने जाए तो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। मोबाइल फोन्स, वेल इंडिया में हजारों ब्रांड्स हैं जो क्या करते हैं, मोबाइल एज वेल एज मोबाइल रिलेटेड पार्ट्स को बना के मार्केट में बेच रहे हैं। एक टाइम था जब मोबाइल का ज्यादा कुछ क्रेज नहीं था, बट धीरे धीरे मोबाइल आज इंडिया में इतना ज्यादा डिमांड में है कि किसी ने कभी सोचा नहीं था। एक टाइम था जब मोबाइल में कैमरा नहीं था, धीरे धीरे हमने प्रोडक्ट को कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब डेवलप किया तो कैमरा हम लोग ने उसमें ऐड करना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे हमने उसको इतना डेवलप किया कि उसमें हम लोग ने एक सेल्फी कैमरा भी ऐड कर दिया। आज रियर कैमरा से ज्यादा कोई मोबाइल फोन में फ्रंट कैमरा में ही ज्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरा इंस्टॉल्ड है, क्योंकि सेल्फीज का ट्रेंड चल रहा है। अब इसके वजह से तो प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसलिए फिर कुछ ब्रांड्स फिर अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया कि बजट फ्रेंडली मोबाइल फोन आ गया, जिसकी वजह से कम रेंज में अच्छे से अच्छे फोन मार्केट्स में आ गए। अब ऐसे फोन्स को तो प्रमोट करना ज्यादा है, तो इसलिए इनका डिमांड बढ़ाने के लिए प्रमोशन भी एफिशिएंटली हम लोग ने कैरी आउट किया, तब जाके ऐसे मोबाइल फोन्स का मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया। और इस मोबाइल फोन्स को डिमांड में और ज्यादा क्रिएट करने के लिए ऑनलाइन भी मोबाइल सेल हो रहे हैं, ऑफलाइन भी मोबाइल सेल हो रहे हैं। तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, सेल्स भी हो गया, कस्टमर भी सेटिस्फाई हो गया, एज वेल एज हमारा प्रॉफिट्स भी बढ़ गया। इसीलिए ये जो पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस भी है, दैट इज प्रोडक्ट डेवलप हो गया, प्राइस सेट हो गया, प्रमोट हो गया, मार्केट में अवेलेबल हो गया, इससे मार्केटिंग खत्म नहीं होता है। फीडबैक लो और जो चेंजेस लाना है प्रोडक्ट में, वो नेक्स्ट टाइम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू हम लोग प्रोडक्ट में क्या करेंगे, नए नए फीचर्स और ऐड करेंगे, रीइंट्रोड्यूस करेंगे, फिर से प्राइसेस चार्ज करेंगे, फिर प्रमोट करेंगे, एंड फिर मार्केट में हम लोग प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करवाएंगे। सो इट इज बेसिकली अ कंटिन्यूअस प्रोसेस व्हिच इज कैरिड अवे by the company in the regular interval of time. Moving ahead, our next point is ideas, goods and services. हमने गुड्स का एडवर्टाइजमेंट देखा है, हमने गुड्स का मार्केटिंग देखा है, सर्विसेज का भी एडवर्टाइजमेंट देखा है, मार्केटिंग देखा है, बट आइडियाज का कभी हमने सुना नहीं। तो स्टार्ट करते हैं गुड्स से। टैंजिबल गुड्स का मार्केटिंग होता है। एग्जांपल एफएमसीजी प्रोडक्ट, दैट इज फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, शैम्पू, टाल्कम पाउडर, सोप्स, ये सब एफएमसीजी गुड्स हैं जिनका रेगुलर बेसिस पे हम लोग टीवी में कमर्शियल्स देखते हैं। ये टैंजिबल गुड्स में आते हैं।
टैंजिबल गुड्स इतना ज्यादा एडवर्टाइजिंग में आ गया है कि एफएमसीजी ब्रांड्स जो है ज्यादा करके मार्केटिंग के थ्रू क्या कर रहे हैं, गुड्स को बेचने का कोशिश कर रहा है। पर्सनल सेलिंग भी ऑप्ट हो रहा है, घर घर जाके एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को हम लोग बेचने का भी कोशिश कर रहे हैं। एग्जांपल डिटर्जेंट ब्रांड्स घर घर जाके अपने पर्सनल सेलिंग प्रोसेस के थ्रू वो लोगों तक क्या कर रहा है, टैंजिबल गुड्स को प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ हम इनटैंजिबल गुड्स की तरफ भी बढ़ते हैं, दैट इज सर्विसेज। गुड्स टैंजिबल है, सर्विसेज इनटैंजिबल है, दोनों का एफिशिएंटली हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे कि बैंक्स रेगुलर इंटरवल्स में अपने इंटरेस्ट रेट्स को अपडेट करता है। हम कमर्शियल्स के थ्रू ये जान सकते हैं कि सेविंग डिपॉजिट्स पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, एंड अलग अलग जो भी फीचर्स हैं वो कैसे बैंक्स अपने कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, वो है मार्केटिंग एंड एफिशिएंटली एडवर्टाइजिंग के थ्रू। अब सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज तक ही मार्केटिंग लिमिटेड नहीं है, हमने आइडियाज को भी प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया है। यस, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग इनिशिएटिव्स के थ्रू इंडियन सोसाइटीज को डेवलप करने का सोच रहे हैं। तो वो लोग इन सब कैंपेन्स एंड इनिशिएटिव्स को वो लोग क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग मोड में ला रहे हैं। जैसे कि मेक इन इंडिया एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, उसी से क्या हो रहा है, इस आइडिया को और भी ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है उसको और भी ज्यादा प्रमोट करने के पीछे गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि वो किस तरीके से इसे मार्केटिंग कर रहा है। टीबी की दवाई दैट इज डॉट्स, इंडियन पोस्टल सर्विसेज के थ्रू हम लोग वो दवाइयां भी फ्री में डिलीवर कर रहे हैं। एंड ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो एक्चुअली आइडिया ही है, बट उनको प्रमोट करने के लिए हम लोग मार्केटिंग को यूज कर रहे हैं। सो दैट मींस मार्केटिंग हर एक एलिमेंट के लिए यूजेबल है, भले वो टैंजिबल गुड्स हो, इनटैंजिबल सर्विसेज हो या फिर आइडियाज हो, बट मार्केटिंग हर एक चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है हम लोग का टारगेट मार्केट्स। अब मार्केट को सेलेक्ट करना मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। प्रॉपर मार्केट अगर हमने सेलेक्ट नहीं किया तो हो सकता है हमारा प्रोडक्ट जो हम लोग ने डेवलप किया है वो फेल हो सकता है। एग्जांपल किंडर जॉय, अगर मैंने प्रोडक्ट डेवलप किया किंडर जॉय और अगर मैंने उसको एक एज ग्रुप ले लेते हैं 30 to 40, इस एज ग्रुप में आने वाले सभी लोगों के लिए हम लोग ये ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या लगता है ये ब्रांड चलेगा? वेल, मेरे हिसाब से तो ये ब्रांड चलने वाला नहीं है। किंडर जॉय एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फ्रॉम 3 इयर्स से लेके 10 साल के जो एज ग्रुप में जो बच्चे आते हैं उनके लिए प्रोडक्ट डेवलप हुआ है। चॉकलेट एज वेल एज टॉयज, वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है। इसीलिए शायद से किंडर जॉय ने एक मार्केट को टारगेट कर लिया और वो मार्केट था बच्चों का, और इसीलिए वो कोई और एज ग्रुप को टारगेट कर ही नहीं रहा है। बट अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल लेंगे कैडबरी का, बट वो हर एक एज ग्रुप को उसने टारगेट किया है, हर एज ग्रुप के हिसाब से उसने अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप किया है। अब वो भले 50 के ऊपर वाले एज ग्रुप के लोग हो या फिर 3 to 10 इयर्स के एज ग्रुप हो या फिर वो यूथ हो, हर एक एज ग्रुप के लिए उसने डिफरेंट प्रोडक्ट को उसने क्या किया, डेवलप किया है। एंड प्रॉपर मार्केट को टारगेट करते हुए उसने मार्केटिंग एक्टिविटीज को इनिशिएट किया और उसी के थ्रू वो क्या कर रहा है पता है क्या, अपने इंडिया में बिजनेस को आगे लेके जा रहा है। तो इसीलिए सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉपर मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द मार्केटिंग एक्टिविटीज। If you are not selecting a proper market for your brand, then your brand may be failed in the market. So इसीलिए मार्केट में हम लोग को देखना है कि हमारा टारगेट कस्टमर कौन है और उसी टारगेट कस्टमर के हिसाब से हमें क्या करना है, प्रोडक्ट को डेवलप करते जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल परवेसिव। इसका मतलब है कि मार्केटिंग सिर्फ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही नहीं है, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही है। इतने दिन तक बहुत सारे लोगों के माइंड में ये था कि मार्केटिंग सिर्फ वही कंपनीज अंडरटेक कर रही है जो अपना प्रोडक्ट को डेवलप करके मार्केट में बेचना चाहती है, बट नहीं, मार्केटिंग आज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी यूज कर रहे हैं। अब ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्यों यूज कर रहे हैं? इन्हें डोनेशंस का जरूरत होता है, तो ये अपने सारे काम जो भी ये लोग इनिशिएटिव लेके कर रहे हैं इंडियन सोसाइटीज के लिए या उनके बेनिफिट्स के लिए, उनके लिए इस काम के लिए उनके डोनेशंस का जरूरत है। और डोनेशंस के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। या फिर जो इनिशिएटिव वो लेना चाहते हैं, कोई इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने इस आइडिया को प्रमोट कर रहे हैं। फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस तो प्रॉफिट्स के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, अलग अलग टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बैनर्स, होर्डिंग, पैम्पलेट्स, अलग अलग तरीके से। बट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी इस मार्केटिंग टूल को बिना यूज किए नहीं रह पाया, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर उसे मार्केट में प्रॉपर तरीके से अगर अपने सर्विसेज या अपने इनिशिएटिव्स को प्रमोट करना है तो उसे मार्केटिंग की तरफ जाना ही पड़ेगा। कितने सारे एनजीओज एंड नॉन प्रॉफिट बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक सेपरेट डिपार्टमेंट ही सेट किए जो
सिर्फ और सिर्फ इसी चीज के ऊपर काम करेगा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप फेसबुक आप रेफर कर सकते हो जहाँ पे आपको एनजीओ के एग्जांपल्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल एक ब्लड डोनेशन बैंक, हम उसके भी एग्जांपल ले सकते हैं। फेसबुक में रेगुलर इंटरवल में इनके इनिशिएटिव्स आते हैं, ये बोल के कि ब्लड रिक्वायरमेंट है या फिर नेक्स्ट कैंप कहाँ पे लग रहा है। जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट्स को लाते हैं आगे कि उन्होंने कौन सा नया प्रोडक्ट डेवलप किया है। सेम विद नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि उन्होंने क्या नया कैंपेनिंग स्टार्ट किया है और कैसा है। तो अगर हम बात करने जाएंगे तो मार्केटिंग इसीलिए हर जगह एक इक्वल वे में इंपॉर्टेंट है। अगर आप मार्केटिंग के ऊपर ध्यान दोगे तो ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल चीज है। जितना प्रॉपर तरीके से आप मार्केटिंग को एक्सेप्ट करोगे और उसे यूज करोगे उतना ही ज्यादा आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में होगा। थैंक यू।